ओके। तो लास्ट क्लास में जो भी हुआ था एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। हमने बेसिकली हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई। तो ईएमआई में हमने फैराडेज, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फैराडेज लॉ क्या होता है, वो सब देखा। अलग अलग केसेस देखे जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी लूप से एसोसिएटेड, उसमें ईएमएफ आता है। और ईएमएफ आता है और अगर लूप कंप्लीट हो तो उसमें करंट भी आ सकता है। इससे रिलेटेड अपन ने केसेस बहुत सारे देखे। फिर मैंने आपको कॉज ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ क्यों आता है, ये वाले पॉइंट पे आ गए थे अपन कि ईएमएफ आ ही क्यों रहा है, ऐसा क्यों होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ आता है। तो वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, एक तरीका जो होता है ईएमएफ आने को एक्सप्लेन करने का, वो होता है मोशनल ईएमएफ। अगर कंडक्टर मोशन में हो इन मैग्नेटिक फील्ड, तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है जिससे वो मोशन में आ जाते हैं, अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चालू हो जाता है, जिससे हम इंड्यूस करंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर कंडक्टर के अंदर मान लो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अलाउ नहीं है, कंडक्टर सर्किट पूरा क्लोज ही नहीं कर रहा है, तो उन कंडक्टर के अंदर अपन को क्या दिखने लगता है, ईएमएफ दिखने लगता है। और वो ईएमएफ अपन ने निकाला था एल वेक्टर डॉट बी क्रॉस बी। इस एल वेक्टर डॉट बी क्रॉस बी के अपन ने कई केसेस देखे थे। एक रॉड को सीधा सीधा चलाए तो क्या होता है, वेलोसिटी और कोई भी दो चीज पैरेलल हो जाए, बी एल बी में तो कोई भी दो चीज पैरेलल हो जाए तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा, है ना। अपन स्पेशल केसेस देख रहे थे। फिर मैंने रोटेशन का केस भी बताया था कि रॉड को रोटेट कराने लग जाओ तो क्या ईएमएफ आता है ना। तो रोटेशन के केस क्या क्या होते हैं, जैसे किसी साइकिल का पहिया अगर साइकिल चल रही है, साइकिल का पहिया घूम रहा है, तो साइकिल के पहिए में जो हमारी स्पोक्स होती है वही मेटल की बनी होती है, उनमें भी ईएमएफ आता है। कहीं पर भी ऐसा अगर मोशन हो रहा है, कंडक्टर का मोशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां ईएमएफ आ सकता है। तो अपन ने जो निकाला था ना रोटेटिंग रॉड वाला केस, वो ऐसा हो जाएगा कि साइकिल के पहिए में एक स्पोक में कितना ईएमएफ आता है, वो वाला ईएमएफ भी सेम चीज होगी। सॉरी, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितना आएगा ईएमएफ, ये आप कर सकते हो। बेसिकली इंटीग्रेशन करना है तो मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह से दी है उस तरह से इंटीग्रेट करके कर लेंगे। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब ईएमएफ निकालने का, मोशनल ईएमएफ का एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे। तो देखो, एक स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट है। तो इसकी वजह से, इससे अगर किसी डिस्टेंस x पे जाके देखते हैं हम, तो मैग्नेटिक फील्ड हमको जो दिखती है वो आती है म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई एक्स। ये x के साथ चेंज होती है। अब अगर यहाँ पर मैंने एक रॉड रखी इस तरह से और उसको मोशन कराया इस तरह से, ये मेरे पास एक रॉड है, लेंथ उसकी l मान लीजिए, और वायर से उसे a डिस्टेंस पर रखा था, और इस रॉड को मैं मोशन करा रहा हूँ इस तरह से, देखो वेलोसिटी दिखाई है, तो इस रॉड में भी ईएमएफ आएगा। नाउ दिस रॉड इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जा रहे हैं वायर से, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो इस रॉड में जो ईएमएफ आएगा वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से आ रहा है। निकालिए इसमें ईएमएफ कितना आएगा, कैलकुलेट करिए। फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन द रॉड, जो रॉड दिखाई है मैंने, इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा बताइए। आपको मैंने रेस भी होमवर्क में दी होगी, तो अपन रेस भी डिस्कस करेंगे अभी। करिए क्वेश्चन जल्दी से ये। मैंने आपको रेस नंबर 3 तक भेजा था शायद, है ना। रेस 3 तक होमवर्क में थी, तो रेस 3 तक अपन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन कर लो, फिर रेस 3 तक डिस्कस करेंगे अपन। चलिए। अमन पूछ रहा है वेलोसिटी साइडवेज होगी क्या, नहीं मैंने यही दी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऊपर की तरफ दे दी मैंने। ठीक है, करो। ये वायर है,
वायर के ऐसे रॉड रखी है और रॉड को अपन वायर के पैरेलल ऐसे ऊपर ले जा रहे हैं। रुक, चलिए मैं भी बताता हूँ आपको। देखिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक के साथ चेंज हो रही है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे चलते हैं, तो एक छोटा सा ऐसा सेगमेंट काटते हैं रॉड में। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपने को पता है कितनी होगी हमें पता है। वेलोसिटी यहाँ पर v ही होगी इस तरह से, तो v और b अंदर v क्रॉस b इस डायरेक्शन में ईएमएफ आने वाला है। v क्रॉस b की डायरेक्शन में ईएमएफ आता है, तो छोटा सा ईएमएफ यहाँ पे जो आने वाला है वो अब हम लिख सकते हैं, छोटा सा ईएमएफ होता है हमारे पास dl वेक्टर डॉट v क्रॉस b, ये हमने पढ़ा था। dl वेक्टर, अब ये dx को मैं एक काम करता हूँ, इस डायरेक्शन में ईएमएफ आ रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में वेक्टर ले लेता हूँ, dx इस डायरेक्शन का वेक्टर ले लेते हैं। जब अपन देखेंगे ध्यान से तो dx की डायरेक्शन ये है, v की डायरेक्शन ये है, b की डायरेक्शन ये है, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो हमने मैथ्स में पढ़ा है कि हम तीनों का मैग्नीट्यूड लिखकर ये प्रोडक्ट आ जाता है हमारे पास। तीनों का मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने, dl को मैं dx लिख सकता हूँ, v और b की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, ये छोटा सा ईएमएफ आया। अब हर जगह ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर है, तो हर जगह ईएमएफ की डायरेक्शन सेम आएगी। ईएमएफ क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो मैं टोटल ईएमएफ के लिए इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूँ। टोटल ईएमएफ इन द रॉड, वो छोटे से ईएमएफ का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है, क्योंकि ये ईएमएफ एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। तो इंटीग्रेट करो, कांस्टेंट बाहर ले लो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू वी, ये कांस्टेंट है, अंदर बचेगा dx अपॉन x। जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो x बदल रहा है, तो x और dx ये अंदर रह गए। अब x मिनिमम क्या होगा, a, और मैक्सिमम a प्लस a। बोलो जोर से, बताइए, मुझे समझ सुनाई नहीं दिया, क्या कह रहे हैं आप? या आगे हमारे पास इंटीग्रेट करके आना, ठीक है, वो इनका वजह सही दिख रहा है। देख लीजिए, कोई डाउट? मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल थी, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में हमने मोशनल ईएमएफ निकाला। देखिए अच्छे से, कोई भी डाउट है क्या? अच्छे से देख लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? रिप्लाई करिए जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? यस, विशाल तो बोल रहा है क्लियर है उससे, बहुत बढ़िया विशाल। बाकी सभी बच्चे, पवन को भी आ गया, वेरी गुड पवन। अवनी को भी आ गया, बहुत बढ़िया अवनी। चलो, तो सभी बच्चों को क्लियर है, तो फिर अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अपन ने देखा मोशनल ईएमएफ निकालना, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल ले ली थी अपन ने, ठीक है। अब पहले अपन रेस डिस्कस कर लेते हैं, मैंने आपको तीन तीन रेस होमवर्क में दी है, तो वो तीनों डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। तो ईएमआई की रेस निकाल लीजिए, रेस वन। रेस वन में कोई समस्या है क्या? कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुके थे अपने,
अभी भी देख लो आप, कोई समस्या हो तो बता दीजिए। रेस 1 में कोई डाउट है क्या? रेस 1 रेस 1 अगर नहीं है तो रेस 2 के भेज दीजिए। आप लिख के भेजिएगा रेस 1 क्वेश्चन 1 या रेस 1 क्वेश्चन 3, ऐसा जो भी आपका डाउट है। आर 1-1 ऐसा कुछ लिख के भेजिएगा तो समझ में आ जाएगा मुझे किसका डाउट पूछ रहे हो। रेस 1 2 3 में जो भी डाउट हो सेंड कर दीजिए। रेस 2 क्वेश्चन नंबर मेरे पास आया 8। रेस 2 क्वेश्चन नंबर 8। रेस 2 क्वेश्चन नंबर 8। Some magnetic flux change from a coil of resistance 10 ohm। एक 10 ओम की कॉइल है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। As a result, induced current is developed in it। उसके अंदर इंड्यूस करंट आया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस करंट आ सकता है। Which varies with time is shown in the figure। फिगर में दिया है हमें ग्राफ, इसका करंट वर्सेस टाइम का दिया है। पूछा क्या है अपन से? द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स चेंज थ्रू द कॉइल। हमें कॉइल में फ्लक्स कितना चेंज हुआ ये बताना है। हमें ग्राफ किसका दिया है वहां पे? करंट वर्सेस टाइम का दिया। कौन सा करंट? इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो हमें दिया हुआ है, कुछ ऐसा है ना। तो देखो इस ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं? इंड्यूस्ड करंट का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब dq बाई dt। और मुझे अगर टोटल चार्ज फ्लो निकालना है, टोटल चार्ज फ्लो, तो मैं करूंगा छोटे छोटे जो चार्ज फ्लो है उसका इंटीग्रेशन, है ना। थोड़ा थोड़ा चार्ज फ्लो dq dt हो रहा है तो उसका इंटीग्रेशन टोटल चार्ज फ्लो। और dq को क्या लिख सकता हूं मैं? जो करंट है इनटू dt, क्योंकि I जो होता है वो dq बाई dt, तो dq लिख सकता हूं करंट dt। ये क्या दिखा रहा है हमें? ये बता रहा है एरिया। इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब है ना ये तो। एरिया ऑफ I वर्सेस t ग्राफ, जो आप निकाल सकते हो यहां से। ये एरिया निकाल लोगे तो आपको चार्ज फ्लो मिल जाएगा। चार्ज फ्लो जो होता है, याद करो हमने पढ़ा था, वो होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस इन कॉइल। कॉइल का रेजिस्टेंस 10 ओम तो दिया हुआ है, चेंज इन फ्लक्स पूछा है, और ये एरिया निकाल लेना। तो एरिया इंटू आर वो आपको चेंज इन फ्लक्स दे देगा। अरे समझ में? आई होप ये क्लियर है। यस, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास आया है रेस 3 का क्वेश्चन 7। रेस 3 का क्वेश्चन 7 देखते हैं। रेस 3 क्वेश्चन 7। A vertical rod of length L is moving with constant velocity v towards east। एक रॉड है वर्टिकल जो कांस्टेंट स्पीड से ईस्ट में जा रही है, ईस्ट में। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल ऑफ डिप थीटा दिया है। आपको दिया हुआ है कि अर्थ की फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है। तो देखो हमारे पास एक रॉड है जो ईस्ट में जा रही है, मान लो ईस्ट इस तरफ है तो इधर जा रही है, और अर्थ की फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट दिया है बी, और एंगल ऑफ डिप भी दिया है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड बी है और एंगल ऑफ डिप दिया है। अर्थ की फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। अर्थ की फील्ड का एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और नेट फील्ड ऐसे एंगल पे होती है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ की फील्ड का होगा वो निकाल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि आपको एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है। ठीक है, तो आप याद करिए कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड होता है अपॉन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड है, ये अपॉन ये tan थीटा से आप tan डेल्टा लिख सकते हो। तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड मिल जाएगा, वो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन कॉट इनटू कॉट डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ की फील्ड का मिल गया। अब आपको बताया कि रॉड है वो ऐसे चल रही है, तो रॉड की लेंथ, उसकी वेलोसिटी, और अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड जो नॉर्थ में होगी, ये तीनों परपेंडिकुलर है। रॉड की लेंथ ऊपर नीचे, इसकी वेलोसिटी, और अर्थ की फील्ड हॉरिजॉन्टल वाली जो होगी वो नॉर्थ की तरफ होती है। तो अर्थ की वर्टिकल वाली फील्ड तो इसके पैरेलल हो गई, उससे फ्लक्स चेंज नहीं होगा, उससे ईएमएफ नहीं आएगा। पर हॉरिजॉन्टल वाली फील्ड है ना, इस हॉरिजॉन्टल फील्ड की वजह से ईएमएफ आएगा। तो अब इसमें जो ईएमएफ आएगा वो अपन तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, बी एल और बी, तो तीनों परपेंडिकुलर सीधी बी एल भी लगा दो, और बी कौन सा वाला लेंगे? अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल। ये आंसर है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड लिख देना यहाँ पे, तो अपना काम हो जाएगा। अरे समझ में? रेस 3 का क्वेश्चन 7 यशपाल आया।
वेरी गुड यशपाल। चलो उसके बाद मेरे पास पवन का डाउट आया है रेस 3 का क्वेश्चन 10। रेस 3 का क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 देखते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी एग्जिस्ट इन द सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर। तो एक सर्कुलर रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। A loop of radius r encloses the magnetic field at t equal to 0, then pulled at a constant speed v in the plane of paper. Find the direction of induced current and induced EMF in the loop as a function of time. कहानी समझना पड़ेगी पहले कि चल क्या रही है। तो आपको समझ में आया कि चल क्या रहा है, वहां पे हो क्या रहा है। सबसे जरूरी चीज है कि हो क्या रहा है ये समझना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमें कि एक सर्कुलर रीजन है, ये बनाया है, इसके अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसके अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक लूप है जो पहले इसके ऊपर रखा है और उसको चलाने लग गए अपन, लूप को ऐसे मोशन में लेके आ गए ऐसे। तो थोड़ी सी देर में, पहले लूप इसके ऊपर है तो थोड़ी सी देर में लूप थोड़ा आगे चल गया होगा तो ऐसा हो गया होगा। सही बात है ना। t0 पे एकदम ऊपर रखा है तो t टाइम में कितना आगे चल गया होगा, स्पीड कांस्टेंट जी v, t टाइम में vt चल गया होगा। तो अब लूप का सेंटर, ये जो लूप का सेंटर है और ये जो अपने जहां मैग्नेटिक फील्ड की उसका सेंटर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जानी चाहिए। मुझे लगता है vt हो जानी चाहिए। ये आ रहा है क्या समझ में, है ना। पहले एक सर्कुलर रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ब्लू कलर का रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। एक मेरे पास रिंग है, ब्लैक कलर में रिंग थी जो पहले इसके ऊपर थी एकदम, उसे चलाने लग गई स्पीड से, तो थोड़े से टाइम टी में कितना चल जाएगी वो, वीटी चल जाएगी। इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस वीटी आ गई। अब हमें देखिए लूप का कितना हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। इस लूप की ये लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। If you observe carefully, this is the length of the loop which is inside the magnetic field. तो इसमें इमोशनल ईएमएफ आएगा, बाकी तो आप हटा दो, बाकी को हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल इतना इतना हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसी में ईएमएफ आएगा। तो इसमें ईएमएफ कैसे निकाले, डीएलजी लगा दो मोशनल ईएमएफ के लिए, और कर्व के अंदर अपन उसकी स्ट्रेट लाइन देख लेते ना, उसका इफेक्टिव लेंथ देख लेते। तो आपका काम बचा आपको ये वाली लेंथ ढूंढना है। ये वाली लेंथ अगर ढूंढ लिया आपने तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला लगा देना, बी वो जो भी एल इफेक्टिव है इनटू वी, ये आ जाएगा आंसर। वो एल इफेक्टिव ढूंढना आपका काम है, जो 10th क्लास का बच्चा तो कर सकता है। एल इफेक्टिव ढूंढ पाओगे क्या। ये लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ की, ये पूरी कितनी थी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलते जाओ फटाफट। ये पूरी कितनी थी सेंटर टू सेंटर, बोलो। बीटी थी, है ना। और ये बाइसेक्टर होगा तो ये बीटी बाय 2, ये आर, सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक आर, बीटी बाय 2 पता है, आर पता है, तो ये आ गया, ये आ गया तो टोटल आ गया, टोटल आ गया तो एल इफेक्टिव आ गया, हो गया काम। चलो आया समझ में। ओके बहुत बढ़िया। उसके बाद मुझे रेस 3 का क्वेश्चन 9 भी दिख रहा है एक, और 13 भी दिख रहा है। रेस 3 का क्वेश्चन 9 13 दोनों देख रहे थे, जस्ट अ सेकंड। 9 सेम कहानी 9 में रॉड को चलाया जा रहा है, रॉड की इफेक्टिव लेंथ देख लो, ज्योमेट्री लगाओ, वो इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी 2vt, तो हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है 9। बता देता हूँ चलो फिर भी मैं, दो रॉड दिए ऐसे आपको एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे, उसके ऊपर एक तीसरी रॉड ऐसे रखी हुई है, इसको चलाया जा रहा है। क्या बोला है, टू स्ट्रेट कंडक्टिंग रेल्स फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, अ कंडक्टिंग बार इज इन कांटेक्ट विद द रेल्स एट द वर्टेक्स एट t = 0। ये पहले वर्टेक्स पे थी, यहाँ थी, t0 पे यहाँ थी, तो स्मॉल t टाइम में कितना चल गई होगी, vt डिस्टेंस चल गई होगी, तो ये vt डिस्टेंस, ये 45, तो ये भी vt, ये भी vt, ये 2vt आ जाएगा।
ये भी VT और ये भी VT, 2VT आ जाएगा। अब क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे V नॉट है, क्रॉस दिखा के मैग्नेटिक फील्ड V नॉट है, और पॉइंट आउट ऑफ द पेज बोला है, तो डॉट दिखाओ, आउट ऑफ द पेज बोला है। पहले फ्लक्स पूछा है, किसी जनरल टाइम पे फ्लक्स पूछा है, तो फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, बी इंटू एरिया। एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया जो भी होता है लिखो, मेरे को नहीं आता लिखते, तो बी इंटू एरिया लिख देना, यह आ जाएगा फ्लक्स। अब एरिया मुझे नहीं आता लिखते, वो आप देखिए, ठीक है, मतलब आपको आता है एरिया लिख लोगे क्या, ये बताओ जल्दी। चलो मुझे लगता है आप लोग लिख लोगे एरिया, ठीक है, वो लिख लेना। फिर पूछा ईएमएफ, ईएमएफ कैसे निकालोगे, जब फ्लक्स आ गया तो फिर कौन सी बड़ी बात है ईएमएफ निकालना, डिफरेंशिएट तो करना है। ईएमएफ वो आ जाएगा डी पाई बाई डी टी मैग्नीट्यूड में, और साइन के साथ देखना है तो माइनस साइन लगा देना, ठीक है, तो ईएमएफ भी आ जाएगा, है ना। और ईएमएफ कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो ईएमएफ जो आया उसका ग्राफ बनाने का कह रहे वो लोग, ग्राफ बना देना, देखना लीनियर आ जाएगा यहाँ पे, मुझे याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ, लीनियर आ जाएगा यहाँ पे। चलो और कोई डाउट, 11th वाला बच रहा था अपना, 11th वाला, 0.4 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन 0.9 वेबर पर मीटर with a velocity of 7 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर अंडर कंडीशन व्हिच इज मैक्सिमम। ईएमएफ मैक्सिमम कब होता है, जब बीएलवी तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो बीएलवी लगा दो, खत्म। क्वेश्चन 11 का आंसर बीएलवी, बीएलवी तीनों दिया है क्वेश्चन में, बीएलवी आया। रेट 3 का 11, और कोई समझता है क्या, जो जो नहीं आया वो फिर से पूछ सकते हो आप, कोई डाउट है क्या अभी और। सर ये जो हाँ, डिस्क बोलिए। वाला क्वेश्चन अभी आपने बताया, इसमें अपन ने हाँ, एल इफेक्टिव क्यों लिया था? एल इफेक्टिव क्यों लिया, क्योंकि ये कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, इतना इतना कंडक्टर है, तो कंडक्टर की इफेक्टिव लेंथ अपन ने पढ़ा है ना, जब कर्व कंडक्टर होता है, जब स्ट्रेट रॉड नहीं रहती, रैंडम शेप की रॉड होती है, तो पिछली क्लास में पढ़ा था अपन, उस शेप को नहीं देखते हम, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का वेक्टर बना देते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड में ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा हो तो आपको शेप से कोई मतलब नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट से एल इफेक्टिव बना देते हैं अपन, यस सर। है ना, इसलिए अपन ने ऐसा करा। गुड, और कोई डाउट किसी को। बाकी सब कुछ क्लियर, जो डिस्कशन हुआ अपना देख लीजिए, तो मुझे मैसेज तो दिख नहीं रहा किसी का कोई डाउट का, मैं मान रहा हूँ कि सबको क्लियर है। फिर तो रेस 3 तक तो अपना हो गया, मोशनल ईएमएफ पढ़ लिया अपन ने, मोशनल ईएमएफ के मैक्सिमम केसेस भी देख लिए अपन ने, और ज्यादा टफ केसेस आते भी नहीं है, जितने केसेस देखे उसी का थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है। आगे बढ़ते फिर अपन, अब कुछ केसेस जहां पर कंडक्टर मोशन में है वहां ईएमएफ क्यों आता है, इसका कारण हमने समझा मोशनल ईएमएफ। जहां भी कंडक्टर का मोशन हो रहा है तो ईएमएफ आने का कारण था मोशनल ईएमएफ। अब कंडक्टर का मोशन नहीं हो रहा तो वहां क्या होगा, वहां क्या होगा, ये भी तो अपने दिमाग में पॉइंट आया। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कंडक्टर का मोशन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी ईएमएफ आ रहा है, वहां क्यों आएगा ईएमएफ, ये समझने की कोशिश करते हैं, चलो ठीक है। तो आप हेडिंग लिख सकते हो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सपोज मेरे पास एक कंडक्टर का लूप है, दिस इज अ रिंग ऑफ कंडक्टर, दिस इज अ रिंग ऑफ कंडक्टर, थोड़ी सी थिक दिखा रहा हूं उसको मैं, मतलब मैं इसके अंदर भी कुछ दिखाना चाह रहा हूं इसलिए मैं इसको थिक दिखा रहा हूं। तो मेरे पास एक कंडक्टिंग रिंग है, ठीक है, इस कंडक्टिंग रिंग की रेडियस वेडियस मान लेते हैं अपन, चलो आर है, और सपोज ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। कैसे बना सकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सोलोनॉइड से बना सकते हैं, है ना, एक सोलोनॉइड ली, उसके अंदर ये रिंग है, ये रिंग है अपनी, और वो सोलोनॉइड के अंदर मैंने अरेंज कर दिया इसे, तो सोलोनॉइड के अंदर करीब करीब यूनिफॉर्म फील्ड होती है म्यू 0 एन आई। तो वैसा कुछ केस है कि सोलोनॉइड के अंदर अंदर रिंग है,
तो ये रिंग है जिसके अंदर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। सपोज करंट ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में दिखा रहे हैं अपन, करंट ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में दिखा रहे हैं। सपोज करंट ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में दिखा रहे हैं अपन, ठीक है। सोलेनोइड में करंट टाइम के साथ बढ़ा रहा हूँ, सोलेनोइड में करंट टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो सोलेनोइड में करंट टाइम के साथ बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो नहीं होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ेगी, और ये रिंग तो बस रखी हुई है, जो रिंग है हमारे पास ये रखी हुई है, पर ये बी बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो बी टाइम के साथ बढ़ेगा तो इससे फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ेगा। am I right? if b increasing with time, इसका मतलब जो फ्लक्स होगा इससे लिंक, रेडियस आर है तो फ्लक्स लिख सकते हो बी इंटू पाई आर स्क्वायर, वो बढ़ेगा विद टाइम। am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अब इससे फ्लक्स बढ़ेगा तो फेराडे के लॉ के हिसाब से हमें पता है कि इसमें ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ आएगा इसके अंदर रेजिस्टेंस है मान लो, तो करंट भी आएगा। लूप में कुछ रेजिस्टेंस था, ये पूरा लूप है तो इसमें ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस इतना करंट दिखेगा। हाँ, दिखता है ना करंट। फेराडे का लॉ तो एक्सपेरिमेंटल लॉ है, तो फेराडे ने तो एक्सपेरिमेंट करके बताया कि करंट आता है, तो हमें पता है कि यहाँ करंट आता है। ये बात समझ में आई? बोलो जल्दी से। यस, है ना, मोइन को तो समझ में आ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड टाइम साथ बढ़ रही है, फ्लक्स अंदर का है बढ़ रहा है, तो उसे अपोजिशन करने के लिए लेंज लॉ के हिसाब से करंट ऐसा आना चाहिए, अंदर का फ्लक्स बढ़ा तो उल्टा ऐसा करंट बनाएगा, ऐसा करंट आएगा कि फ्लक्स बाहर बने उसका, तो ऐसा करंट आना चाहिए। कंडक्टर में करंट कुछ इस तरह से आना चाहिए, इस कंडक्टर में हमें समझ में आया कि ऐसा करंट आना चाहिए। करंट ऐसा आएगा तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका मोशन कैसे होगा, वो तो उल्टा होना चाहिए। ये कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का मोशन दिखाया, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है। किसी भी कंडक्टर में करंट कब आता है, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, तब वहां करंट आता है। सही बात है। करंट के लिए चार्ज पार्टिकल में फोर्स चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन पे ऐसे फोर्स लग रहा है तो उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी, तो देयर शुड बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखना चाहिए कंडक्टर के अंदर, then only we can explain current आ रहा है कंडक्टर में। when there is some electric field within conductor, तो उसमें चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू होगा। तो कंडक्टर में चार्जेस का मोशन कब आ सकता है, जब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो देयर शुड बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन दिस कंडक्टर, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटिंग करंट इन द कंडक्टर। क्या बात समझ में आई? ठीक है। अब पूरे ही कंडक्टर में करंट है ना, मैंने तो आपको 3 जगह इलेक्ट्रॉन दिखाया, क्या सभी जगह इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? सभी जगह होंगे, तो सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, सभी जगह होगी। इसका मतलब इस पूरे कंडक्टर के अंदर हमें ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी, ऐसी रिंग के अलोंग, हमें कंडक्टर के पूरी रिंग के अलोंग ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी। इस तरह की डायरेक्शन में हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे कहते हैं हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती है हमें, बस यही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्यों आई? हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, और करंट तो आता ही हमें पता है। सो हमने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है which is changing with time, this is creating induced electric field. To explain current in this ring, now we define, हमें दिखता है, हमें समझ में आ रहा है कि changing magnetic field, magnetic field जब change हो रही है with time के साथ, changing magnetic field creates induced electric field। हमें यहाँ से समझ में आया कि changing magnetic field, changing magnetic field with respect to time, time के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है वो क्रिएट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रिएट्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बना रही है मैग्नेटिक फील्ड, तभी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें करंट का।
इस लूप में करंट आना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो कंडक्टर का यहाँ मोशन नहीं था, फिर भी यहाँ इंड्यूस करंट आता है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। So now we know whenever there is whenever there is changing magnetic field with time, it creates an induced electric field. किसी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदलती है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। अब ये प्रॉपर्टी इस पे थोड़ी डिपेंड करना चाहिए कि कंडक्टर रखा है या नहीं रखा है। तो कंडक्टर नहीं भी रखा हो तब भी मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है टाइम के साथ तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। समझ में आई? Whenever there is changing magnetic field, it creates induced electric field. चलो, understood? Okay, very good. है ना? अब ये किस तरह की है? Just a second. चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमें एक चीज समझ में आई कि बाय फैराडेज लॉ हम तो जानते थे कि इंड्यूस करंट आता है एंड दैट इज नाउ एक्सप्लेन्ड बाय दिस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, इसकी अपन प्रॉपर्टीज वगैरह देखते हैं। ठीक है? अगर यहाँ पर हम इस लूप को काट देते बीच में से तो क्या इसमें करंट आता? मैं अगर इसको ऐसा कट कर देता यहाँ पर, रिंग को कट कर दिया मैंने, तो क्या इसमें करंट आता? बताओ। नो, बिल्कुल नहीं आता। सिंपल सी बात है, बिल्कुल नहीं आता। तो क्या ईएमएफ भी नहीं आता क्या इसके अंदर? इंड्यूस ईएमएफ तो आता ना, बताइए। इंड्यूस ईएमएफ तो आता ना? यस, इंड्यूस ईएमएफ तो आता। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ तो आता। वो कितना आता? फैराडेज लॉ से लिख सकते, करीब करीब पूरी ही रिंग है ये, बहुत पतला सा सेक्शन कट करा है मैंने। तो इसमें जो ईएमएफ आता वो लिखते थे अपन फैराडेज लॉ से माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना? और फाई को अपन लिख दो बी इंटू पाई आर स्क्वायर, तो माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, ये हमारे पास ईएमएफ आ रहा है। ठीक है, ईएमएफ को अब देखो यहाँ पे जब अंदर देखेंगे अपन, इन इलेक्ट्रॉन से फोर्स भी लगेगा तो अभी भी तो इलेक्ट्रॉन को मोशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आके इकट्ठा होने लगेंगे, तो यहाँ हमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होते दिखेगा और इधर हमें पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होते दिखेगा। बिकॉज ऑफ दिस अंदर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दिखेगी इस नेगेटिव और पॉजिटिव के प्रोडक्शन से, जो इन इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट फोर्स लगाएगी। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऐसा है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन नेगेटिव और पॉजिटिव से और आएगी, वो आएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इन चार्जेस के प्रोडक्शन से हमें अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दिखेगी। अब वो मैं यहाँ बना नहीं रहा हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोक रही है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगी उसका इस पूरे पाथ पर अगर मैं इंटीग्रेट करूं, उसका इस पूरे पाथ पे मैं इंटीग्रेशन करूं तो मुझे यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ते हैं कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका पाथ के अलोंग इंटीग्रेशन कर दो इनिशियल फाइनल पॉइंट, माइनस साइन के साथ आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। हम जानते हैं कि जब मैं ऐसा कट करके देखूंगा तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा इन दो पॉइंट के बीच में वही मुझे ईएमएफ मिलना चाहिए। जो भी यहाँ मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वही ईएमएफ मिलना चाहिए इन इक्विलिब्रियम। किसी भी सर्किट में अगर जैसे सेल की बात करें, सेल को मैं करंट नहीं जा रहा है तो सेल के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस तो उसका ईएमएफ होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली होगी उसका इस पूरे लूप पे इंटीग्रेशन हमें दे देगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगी ना इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को चलो मैंने कहा ई आई एन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे कहा ई। तो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन का मोशन रुकेगा। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या क्या करा है। मैं फिर से बताता हूँ क्या करा मैंने इस लूप को यहाँ से कट करा। जब मैं इस लूप को यहाँ से कट कर दूंगा तो इसमें करंट नहीं आएगा। करंट नहीं आने का रीजन ये होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा होकर नेगेटिव, यहाँ इकट्ठा होकर पॉजिटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं।
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे। हर जगह मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दिखेगी, वो चार्जेस के इकट्ठा होने की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और दिखेगी। ये जो मैं ब्लू कलर के एरो से दिखा रहा हूँ, ये जो ब्लू कलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो गई और दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन का फोर्स जीरो कर दिया, तभी इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस, इसका हम इंटीग्रेशन कर दे पूरे पाथ पे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट है। जो ई वेक्टर प्रोड्यूस हुआ है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट और इक्वल होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन का फोर्स बैलेंस होगा। तो मैं यहाँ पे जो ई है उसको माइनस लगा के, बाहर का माइनस कैंसिल हो जाएगा, अभी मैं कर दूंगा, माइनस ई इंड्यूस लिख सकता हूँ, डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ फाइनल। ये समझ में आया क्या? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली है उसका इनिशियल पॉइंट ऑफ फाइनल पॉइंट इंटीग्रेशन हमें देता है पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रोस्टैटिक की इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस की ठीक नेगेटिव थी, तो मैंने माइनस ई इंड्यूस लिख दिया। ये माइनस बाहर ले आके कैंसिल कर दो और पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ था, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ के इक्वल कर दूं, तो EMF is equal to potential difference. Now potential difference is coming equal to integration of E induced dot displacement from initial to point final. जब पूरे लूप की बात करें, फॉर लूप इनिशियल फाइनल पॉइंट पूरे लूप के आप लिख सकते हो, और EMF जो हो जाएगा पूरे लूप में वो आप लिख सकते हो, ये रहा डी फाई बाई डी टी माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी, या अभी फिलहाल डी फाई बाई डी टी लिख देते हैं। Hence मुझे मिल रहा है कि इनिशियल पॉइंट ऑफ फाइनल पॉइंट लूप में देखेंगे तो इनिशियल और फाइनल सेम हो जाएंगे, पूरे लूप की बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसा रिंग जैसे दिखा रहा हूँ मैं, जो बता रहा है कि मैं पूरे लूप पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। पूरे लूप पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आने वाला है माइनस डी फाई बाई डी टी। ये बहुत काम की इक्वेशन है। समझने की कोशिश करो अच्छे से कि क्या करा है मैं, फिर से बता देता हूँ। पूरे लूप का ईएमएफ डी फाई बाई डी टी होता है, ये तो आप जानते ही है। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने यहाँ पे कट करा, 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा अगर लूप में करंट नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली फील्ड डॉट डीएस वेक्टर का इनिशियल टू फाइनल इंटीग्रेशन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगी अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है। तो माइनस ई इंड्यूस कर दिया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इनिशियल टू फाइनल ई इंड्यूस डॉट डीएस मिला, ये इक्वेशन मिली हमें। पूरे लूप की बात करें तो पूरे लूप में जो ईएमएफ होता है वो डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं, और डेल्टा वी को पूरे लूप के अंदर देखेंगे जब हम, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो गए, तो यार रिंग जैसा दिखा दिया। तो यहां से मुझे समझ में आया ओवर द लूप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं इंटीग्रेशन करूं डिस्प्लेसमेंट के साथ, मतलब लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करूं तो मुझे उस लूप का ईएमएफ मिलेगा। ये बहुत अलग सी चीज आ रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप राउंड लूप पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करते हो तो जीरो आता है, बहुत ड्रास्टिक फर्क है यहाँ पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन आपको जीरो देता है, पर ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका लूप पर इंटीग्रेशन जीरो नहीं दे रहा है, वो ईएमएफ दे रहा है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ लूप इंटीग्रेशन जीरो देती है, किसी राउंड लूप पाथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन जीरो आता है, पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं आता। ये नॉन कंजर्वेटिव है। यहां से समझ में आ रहा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल अलग तरह की है। ये चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं ना वैसी नहीं है, ये बहुत अलग तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या पॉइंट आ रहा है समझ में? चलो संजना को तो मैसेज आया, यस। बाकी बच्चे बताइए, थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो प्लीज आप शेयर करोगे, आ रहा है नहीं आ रहा है तो ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी। इज दिस क्लियर? चलो विशाल का भी रिप्लाई आया, वरुण का भी आया, ओके बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये फर्क समझ में आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना,
दिस इज नॉट द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एज प्रोड्यूस बाय चार्जेस। जो पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं वो कंजर्वेटिव होती है, और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो नॉन कंजर्वेटिव है। पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का राउंड लूप पाथ पे वर्क निकालो तो 0 आता है। इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का राउंड लूप पाथ पे वर्क निकालो तो वो आता है माइनस, वो आता है ईएमएफ के बराबर। ये ईएमएफ था, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, ये नॉन कंजर्वेटिव है तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन नहीं हो सकता। वी कैन नॉट डिफाइन, वी कैन नॉट डिफाइन potential or potential energy for induced electric field। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइन करते हैं। ये नॉन कंजर्वेटिव है तो इसके लिए पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। इसका ये जो लाइन पे इंटीग्रेशन होता है उसे ईएमएफ बोलते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप इंटीग्रेशन करो तो इसे बोलते हैं ईएमएफ, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। इसे कहा जाता है ईएमएफ। और ऑफकोर्स ये नॉन कंजर्वेटिव है तो पाथ डिपेंडेंट होगा। दिस विल डिपेंड ऑन पाथ। कहने का मतलब एक पॉइंट यहां है, दूसरा पॉइंट यहां है, कोई यहां से यहां जाए डायरेक्ट या इस पाथ के अलोंग जाए तो आपको इंटीग्रेशन अलग अलग मिलेगा। ये पाथ 1 और ये पाथ 2, सेम इंटीग्रेशन अलग अलग पाथ से करो तो आपको अलग अलग मिलेगा। समझ में आई बात? सेम इंटीग्रेशन को अलग अलग पाथ से करो तो अलग अलग ईएमएफ मिलेगा, बिकॉज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होती है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, मैं डिराइव भी करके दिखाऊंगा आपको। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, ये करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। हम इसको प्रूव भी करेंगे, मैं आपको करके भी बताऊंगा। देखो अलग अलग आ रहा है। चलो समझ में आ रहा है क्या पॉइंट से? बहुत बहुत डिफरेंट टाइप की चीज होती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, बहुत बढ़िया। अब हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है, कुछ प्रॉपर्टीज और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी, है ना। हम कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन की, एक ही पर्टिकुलर सिचुएशन की इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछी भी जाती है तो वो डिराइव भी करते हैं। अब चलो ठीक है, लेट अस डिराइव इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी आती है, इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये निकालते हैं अपन अब। ठीक है, तो क्या अभी तक की चीजें समझ में आ गई है? तो अपन आगे बढ़े। विशाल पूछ रहा है ई इंड्यूस फाइंड चेंज होगी टाइम के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुई है वो टाइम के साथ बदल सकती है अगर फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ बदल रहा है। देखो ई इंड्यूस का पोजीशन के साथ इंटीग्रेशन, लूप पर इंटीग्रेशन, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर आएगा। तो अगर फ्लक्स टाइम के साथ, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ बदल रहा हो तो ई इंड्यूस भी टाइम के साथ बदलेगी। हो सकता है कांस्टेंट है, हो सकता है बदले, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ। ठीक है, चलो तो मैं हटा रहा हूँ जो जो बोर्ड पे लिखा है। संजना का क्वेश्चन आया, व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। व्हाट डू वी मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी इन पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम की किसी पोजीशन में कितनी एनर्जी है, और वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस। हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही कैसे करते हैं? इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट जो काम करो वो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो काम है वही एनर्जी में स्टोर होता है। ये तो नॉन कंजर्वेटिव चीज है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे फ्रिक्शन के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकता ना, वैसे ही इसके लिए भी कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकता। चलिए, एनी अदर डाउट? कोई भी किसी को कुछ समस्या? ओके, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है। जो दिक्कत है पूछना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये हटा रहा हूं मैं। अभी ना एक क्वेश्चन आता है हमारे पास
कि सोलोनॉइड के अंदर और बाहर कितनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है बताओ। सोलोनॉइड और के अंदर और बाहर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बताओ। सोलोनॉइड में करंट समय के साथ चेंज कर देते हैं वो, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये सपोज हम सोलोनॉइड बना रहे, इस तरह से सोलोनॉइड है हमारे पास, ठीक है, और उसमें करंट है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये एरो बनाया मैंने, करंट इंक्रीज हो रहा है इसलिए। तो करंट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से साइड से देखोगे, अगर साइड से देखोगे तो ये सोलोनॉइड का वो क्रॉस सेक्शन एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज क्रॉस में दिखा रहे हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी टाइम के साथ बढ़ेगी, बी टाइम के साथ बढ़ेगी तो यहाँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कैसे होगी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सर्कुलर लूप के फॉर्म में होती है वो। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपन को ऐसे सर्कुलर लूप दिखेंगे, इसके बाहर भी दिखते हैं, ऐसा नहीं कि सोलेनॉइड के अंदर अंदर होती, बाहर भी होती है। आपको पूछ लिया किसी ने कि सेंटर से किसी डिस्टेंस पे गए हम, आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी है, बताओ। तो वो निकालना है हमको। अभी मैं बाकी लूप हटा देता हूँ तो आपको दिखाई नहीं देगा ढंग से, तो मैं ये लूप हटा रहा हूँ जो एक्स्ट्रा बनाए थे मैंने। तो क्या है, बोर्ड पे इतनी सारी चीज देगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लूप सब हटा देंगे यहाँ। तो हमें पता है कि भाई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है सर्कुलर लूप के फॉर्म में होती है। अब सेंटर से आर डिस्टेंस पे गए, सेंटर से आर डिस्टेंस पे गए, यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मुझे निकालना है, कैसे निकाल सकता हूँ, ये रहा रिलेशन निकालने के लिए। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का लूप पर लाइन इंटीग्रेशन करो तो हमें मिलना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। क्या इस एरिया में फ्लक्स लिखा जा सकता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें पता है अंदर कितनी है, सोलेनॉइड की फील्ड पता है, तो हम फ्लक्स लिख सकते हैं। आर रेडियस में जो फ्लक्स होगा वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा फ्लक्स। तो इसका रेट ऑफ चेंज भी आप लिख सकते हो, वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डीवी बाई डी टी। अब इस लूप पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन करें, लूप पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह एक जैसी होगी, है ना, सिमेट्री से हर जगह मैं बोल सकता हूँ जितना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ उतनी यहाँ उतनी यहाँ उतनी यहाँ सब जगह सेम। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम है, मुझे उसका डॉट प्रोडक्ट करना है डीएस के साथ। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग द लूप है हमारा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वो दोनों के बीच के एंगल का कॉस ये आएगा, है ना। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ये आया। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे लूप पे कांस्टेंट है, सिमेट्री की वजह से सब तरफ एक जैसा है तो उसे बाहर ले लिया, अंदर बचेगा सिर्फ डीएक्स, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और इस पूरे लूप पे घूमेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे लूप के लिए मुझे 2 पाई आर मिलना चाहिए, सही बात है क्या। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करके पूरे लूप पर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ई इंड्यूस इनटू 2 पाई आर मिलेगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू, ये इक्वेशन से माइनस डी पाई बाई डी टी, इसको लिख सकता हूं मैं माइनस पाई आर स्क्वायर इनटू डीवी बाई डी टी। हम मान लो कि केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाद में देख लेंगे। तो मैं 2 पाई आर से डिवाइड कर दूं तो मुझे ई इंड्यूस मिल जाएगा आर बाई 2 इंटू डीवी बाई डी टी। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास। इस सोलोनॉइड के अंदर अंदर हमने अभी ये माना है कि सोलोनॉइड के अंदर है हम, विद इन सोलोनॉइड, विद इन सोलोनॉइड, सोलोनॉइड के अंदर अंदर कितनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकाल दिया। आ रहा समझ में, विद इन सोलोनॉइड कितनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल दिया था। बोलिए क्लियर हुआ। यस, तो हमसे पूछा जाता है सोलोनॉइड के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इंड्यूस, ये बताओ, तो बता दिया हमने।
चलो, लोग हमसे बाहर भी पूछते हैं, ये क्लियर है क्या? कोई डाउट हो तो बताओ। ओके, इफ दिस इज क्लियर। चलो, सोलेनोइड के बाहर भी पूछते हैं हमसे, है ना? सोलेनोइड के बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये भी पूछा जाता है, तो वो देख लेते हैं अपन। मान लो सोलेनोइड का रीजन था और मैं सेंटर से इतनी डिस्टेंस पे जाना है कि हम सोलेनोइड के बाहर पहुंच गए। यहाँ कितनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमें निकालना है इस लूप पर। इस लूप पे कितनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी निकालना है। वी वांट टू फाइंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दिस लूप। जो लूप बना रहा हूं उस पे कितनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मुझे निकालना है। ठीक है, ओवर दिस लूप कितनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मुझे निकालना है। कैसे निकालूंगा? अब इस लूप के लिए मैं इंटीग्रेशन ई इंड्यूस डॉट 2 पाई आर करूं, इंड्यूस डॉट डीएस करूं, तो वो फिर से वही सिमेट्री वाली सारी कहानी कि भाई पूरे लूप पे यूनिफॉर्म एक जैसा दिखेगा हर जगह क्योंकि सिमेट्री है, तो ये फिर से वही ई इंड्यूस इनटू 2 पाई आर आने वाला है। और मैग्नेटिक फील्ड तो सोलेनोइड के अंदर ही खास होती है ना। किसी सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के बाहर होती है क्या? बताइए जल्दी से। अगर इस सोलेनोइड की रेडियस मैंने आर ली थी तो केवल इस आर रेडियस के अंदर ही तो हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी। ये बात समझ में आ रही है क्या कि सोलेनोइड के अंदर अंदर उसकी फील्ड स्ट्रांग होती है, बाहर वीक होती है, तो केवल सोलेनोइड के अंदर अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी। तो जब मैं फ्लक्स लिखूंगा तो फ्लक्स अब मैं पाई आर स्क्वायर इंटू बी नहीं लिखूंगा। अब की बार जो अपन लिखेंगे ना माइनस डी पाई बाई डी टी, उसमें फ्लक्स क्या लिखूंगा? वो लिखूंगा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। ये फर्क आ जाएगा। जो फ्लक्स लिंक होगा बड़े लूप से वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड केवल इतने रीजन में है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू बी, क्योंकि इसी एरिया में फ्लक्स है, यहाँ सब जगह फ्लक्स नहीं है। तो फ्लक्स में मेरे पास पाई आर स्क्वायर इंटू डीबी बाई डी एक्सप्रेशन आ गया, जिससे अब आप आगे सॉल्व करोगे तो ई इंड्यूस वो आ जाएगा मेरे पास माइनस आर स्क्वायर बाय 2 आर इंटू डीबी बाई डी। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ ई इंड्यूस स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है और वहां 1/r के प्रोपोर्शनल है। मतलब सोलेनोइड के अंदर अंदर देखिए तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आर बढ़ेगा बढ़ेगी वो फिर कम होते जाएगी। ये हो रहा है। सोलेनोइड के अंदर अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है और बाहर कम होते जा रही है। ये कुछ समझ में आ रहा है हमको। एक सोलेनोइड में मैंने सोलेनोइड में करंट है, करंट बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो सोलेनोइड में करंट टाइम के साथ बढ़ेगा तो उसके अंदर से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ने से अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और वो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सोलेनोइड के सेंटर से सरफेस तक बढ़ेगी, फिर बाहर कम होती जाएगी। ये हमें कुछ समझना है। बताइए आ रहा है क्या समझ में आपको? ये ठीक है। सोलेनोइड की इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का अपन ने देख लिया रिलेशन क्या है। इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमसे, ये पूछ लेते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो सोलेनोइड के अंदर बाहर। मतलब सोलेनोइड का एक अपन को रीजन क्या दिखता है? सर्कुलर रीजन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो सर्कुलर रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रही है तो कितनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बताओ। अच्छा, प्रोवाइडेड ये सब मैंने डीबी बाई डी के टर्म में लिखा है, तो डीबी बाई डी जो भी होगा क्वेश्चन में वो आपको पुट करना पड़ेगा, तो आप उससे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो। ठीक है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमको समझना है। सिलेंड्रिकल रीजन में, बिल्कुल सही विशाल, सिलेंड्रिकल रीजन में, यस, है ना। एक सिलेंड्रिकल रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड कंफाइंड है तो उसके वजह से कैसा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो अपन ने सीखा। चलिए, कुछ भी डाउट यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला था कि अलग अलग पाथ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन अलग अलग आएगा, है ना, तो वो भी देख लेते हैं अपन। अच्छा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बताई मैंने अभी आपको, थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने। मैंने जब आपको
एक लूप का एग्जांपल दिया था, तो वहां मैंने बताया था जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन थी, याद करिए उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी। कोई आपसे पूछे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आती है, तो आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बता देना। डायरेक्शन ऑफ ई इंड्यूस is along the direction of induced current. तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं हमको जेई मेंस में, तो बहुत टफ हो जाते हैं जेई मेंस के हिसाब से। जेई मेंस में नॉर्मली कम पूछा जाता है ये इंड्यूस इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट, एडवांस में ज्यादा आता है। तो वहां पर अपन डायरेक्शन पूछे तो बता सकते हैं। डायरेक्शन तो मेंस में भी पूछ सकते हो आपसे, क्योंकि आसान चीज है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी तो देखना है, तो वही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज क्रिएट करता है एडी करंट। एडी करंट जरूर सुना होगा, स्कूल में पढ़ाते हैं। कोई मेटल पीस अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, कोई मेटल का ब्लॉक अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड के टाइम के साथ बदलने से वहां इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जस्ट पढ़ा अपन ने। और इलेक्ट्रिक फील्ड से उस मेटल पीस में करंट आएगा। ये जो करंट आएगा उस मेटल पीस के अंदर है ना, जो शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस का पाथ होगा उनके अलोंग फ्लो करेगा। और वो रैंडम होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक फिक्स डेफिनेट पाथ के अलोंग करंट फ्लो करता है। तो मेटल पीस के अंदर रैंडम पाथ पे करंट दिखने लगते हैं अपन को, जिसे हम बोलते हैं एडी करंट। और ये एडी करंट मेटल पीस को मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का अपोज करता है। मेटल पीस इस करंट से गर्म भी हो जाता है। तो ये एडी करंट आपने शायद सुना होगा डेफिनेटली 12th क्लास तक, है ना। 12th में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड्स में। तो एडी करंट का कॉज है ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। मेटल पीस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो एडी करंट आ जाता है उसमें। उससे गर्म भी हो जाता है एडी करंट से, ये तो उससे बहुत सारी चीजें भी हो जाती है। इंडक्शन फर्नेस इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। वहां अपन तेजी से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, जिससे मेटल पीस बहुत गर्म हो जाता है, तो गर्म होने लगता है। इंडक्शन कुकर, घरों में आजकल इलेक्ट्रिक कुकर ऐसे आते हैं, जो इंडक्शन कुकर सुना होगा तुमने, उस पे ना अगर हाथ भी रखो तो आपको गर्म फील नहीं होता। और उसमें बर्तन जो रखा है वो अंदर से फिर चीजों को गर्म कर देता है, तो वहां पे भी सेम टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है। उस पर रखे हुए बर्तन एडी करंट से गर्म हो जाते हैं। ठीक है, कुछ आया समझ में? ओके, बहुत बढ़िया, है ना। अब मैं बताने वाला हूँ कि पाथ डिपेंडेंट होता है इसका इंटीग्रेशन। तो ये चीज समझते हैं कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ के अलोंग इंटीग्रेशन पाथ डिपेंडेंट होता है। अलग अलग पाथ पे इसका इंटीग्रेशन अलग अलग आएगा। देखो, सपोज ये हमारे पास एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड थी, क्रॉस में दिखाया, और जो बी है वो कुछ अल्फा इंटू टी है। बी कुछ अल्फा इंटू टी है, तो समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। डीबी बाई टी टी अल्फा हो गया, जो कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, सपोज अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस करंट ऐसा आना चाहिए जो उसको अपोज करे। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सर्कुलर लूप्स में आएगी। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे सर्कुलर लूप्स आएंगे, और डायरेक्शन इस तरह से होगी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, मान लो मैंने एक रॉड रख दी यहां पर, लाइक दिस। मैंने एक रॉड रख दी यहां पर लाइक दिस। इस रॉड में कितना ईएमएफ आ गया पूछ लिया। मैंने आपसे पूछ लिया रॉड में कितना ईएमएफ आया। क्या पूछ लिया है? रॉड में ईएमएफ कितना आया है। आप क्वेश्चन लिख सकते हो, आप ये डायग्राम बना के लिख सकते हो। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द रॉड। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द रॉड। यू कैन राइट दिस क्वेश्चन, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द रॉड। रॉड की लेंथ एल है, you need to find the EMF induced in the rod। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसे अपन। हमें इस रॉड में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आपको दो पॉइंट के बीच का ईएमएफ अगर निकालना है,
तो आप करेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट का ईएमएफ चाहिए, मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो आपको P से Q ये इंटीग्रेशन करने पे P से Q का ईएमएफ मिल जाएगा। ईएमएफ इन रॉड वो आप चाहते हो अगर निकालना, तो आप ये इंटीग्रेशन को P से Q कर दो, तो आपको ईएमएफ मिल जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना किसका है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट अपन रॉड के अलोंग करने वाले, तो चलो मान लेते हैं कि यहाँ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपन ऐसा लेने वाले, ये हमारा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, सेंटर से जिस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं वो r है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सर्कुलर होती है तो टेंजेंट के अलोंग होगी, ऐसी आ जाएगी। ये होगी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? थोड़ी देर पहले लिखा था अपन ने, वो induced electric field within the region of magnetic field वो आती थी r/2 into dv/dt। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिराइव करा था मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है आपको? ये करा था ना अभी। बताइए, प्रणव को तो याद है, वेरी गुड प्रणव। पवन है ना, सभी बच्चे अटेंटिव रहो यार, समझो। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड r/2 dv/dt, dv/dt अल्फा है तो वो अल्फा डाल दो यहाँ पे, तो अल्फा r/2 आ जाएगी, है ना। चलो, अब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो कुछ एंगल बना रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये एंगल है कुछ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा। हमें यहाँ पे करना है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दो वेक्टर का कैसे करते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड लिख दो, ई इंड्यूस का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, उसको अपन ds लिख देते हैं फिलहाल, और दोनों के बीच का एंगल का कॉस, है ना। और ई इंड्यूस कितना है वो लिख दो। तो ईएमएफ हो जाएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक, पी से क्यू इंटीग्रेशन करना है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड थी r/2 इंटू अल्फा इंटू ds cos थीटा। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, r के साथ cos थीटा लिख दूं, तो ईएमएफ आ गया मेरे पास अल्फा ds r cos थीटा। ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं, कुछ नहीं, मैंने r को पीछे लिख दिया। कोई समस्या है इसमें? बताइए, कोई डाउट इसमें? देख लीजिए अच्छे से, क्या ये समझ में आया मैंने क्या करा है यहाँ? ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस r cos थीटा। अगर मैं सेंटर से रॉड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता, देखो ये एंगल थीटा, रेडियस से इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे है, तो इधर 90 माइनस थीटा होता और ये थीटा हो जाता, ये 90 माइनस थीटा होता, ये थीटा हो जाता। और r cos थीटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सपोज ये h हाइट थी, तो r cos थीटा इज नथिंग बट h, r cos थीटा इज h। चलो फिर से बता देता हूँ, मैंने क्या करा, मैं ईएमएफ निकाल रहा हूँ, तो E डॉट ds में E का मैग्नीट्यूड ds का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच के एंगल का कॉस, E का मैग्नीट्यूड r/2 dv/dt आता है, थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर अगर देखें सर्कुलर रीजन में, तो r/2 dv/dt आता है, तो वो उठा के रखा मैंने, r/2 dv/dt मैंने अल्फा बोल दिया था यहाँ पे, ठीक है, इंटू ds cos थीटा। अभी r को पीछे लिख दिया मैंने cos थीटा के साथ। फिर यहाँ पे समझने की कोशिश करी कि r cos थीटा क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल थीटा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस से परपेंडिकुलर थी, ये थीटा, तो इधर 90 माइनस थीटा होना चाहिए, बिकॉज रेडियस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। तो ये दिस इज थीटा, तो 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, इस ट्रायंगल में ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में। तो r cos थीटा is nothing but h. If you observe carefully, you will see that r cos theta is h, उसको h लिख सकते हो, समझे क्या? तो ये आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन p से q अल्फा बाय 2 ds, और ये हो गया h। क्लियर हुआ क्या? विशाल क्लियर है क्या? चलो विशाल को तो क्लियर है, बाकी बच्चे बताइए क्या लिखा है मैंने, समझ में आ रहा है?
चलो बाकी को भी क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, नाउ अल्फा 2h, ये तीनों कांस्टेंट है। इस रॉड के लिए ये जो h है वो रॉड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर। तुम कहीं भी एलिमेंट लो तो ये h थोड़ी बदलेगा, h कांस्टेंट है। अल्फा मैंने कांस्टेंट दिया ही था क्वेश्चन में, तो अल्फा और 2 तो कांस्टेंट होता है, ये सब बाहर ले लो इंटीग्रेशन से। तो ईएमएफ इन दिस रॉड वो क्या बन गया, अल्फा h/2 इंटीग्रेशन ऑफ ds फ्रॉम p टू q, p से q छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो रॉड की लेंथ मिलेगी आपको। ये जगह अल्फा/2 h इंटू लेंथ ऑफ रॉड, तो इसको ऐसा लिख सकते हो 1/2 HL। और 1/2 HL क्या है, देखिए एरिया है। इस रॉड के एंड P और Q को अगर आप सर्कल के सेंटर से जोड़ो, इस ट्रायंगल का एरिया है, सर्कल का सेंटर सपोज O बोला तो OPQ ट्रायंगल का एरिया है। EMF वो आ गया अल्फा इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। ये ईएमएफ आ गया रॉड के अंदर। हमसे पूछा था इस रॉड में कितना ईएमएफ आएगा, हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करके जो अपना बेसिक फॉर्मूला होता है, दो पॉइंट के बीच का ईएमएफ निकालना है। अगर मुझे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो मैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट करके निकाल दूंगा। ठीक है, तो वो निकाला, तो सॉल्व करते करते आ गया ईएमएफ अल्फा था dv बाई dt, तो आप इसको dv बाई dt भी लिख सकते हो इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि एरिया इंटू बी मतलब फ्लक्स करा है और उसका रेट ऑफ चेंज कर दिया, एरिया इंटू बी फ्लक्स करा है और उसका रेट ऑफ चेंज कर दिया, तो ईएमएफ बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही आ गया। लेकिन फ्लक्स निकालने के लिए जो एरिया लिया है वो क्या लिया है, जिसका आपको फ्लक्स चाहिए, जिस रॉड में ईएमएफ चाहिए उसके एंड को सेंटर से जोड़ो तो जो एरिया बनेगा वो लेंगे। आ रहा है समझ में? अब अगर मैं रॉड को कुछ इस तरह से रखता, बताओ ये ऐसी रॉड रखी होती अगर, तो सर्कल के सेंटर से इसके कॉर्नर जोड़ने पे एरिया अलग आता ना। सही बात है क्या? है ना? इसका मतलब ये रॉड अगर यहां से यहां तक ऐसी कर्व शेप में होती यू, तो एरिया अलग आ जाता, am I राइट? ये रॉड ऐसे कर्व शेप में होती तो एरिया अलग आ जाता, और एरिया अलग आ जाता तो ईएमएफ अलग आ जाता। तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि ईएमएफ पाथ पे डिपेंडेंट है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलूंगा तो एरिया अलग आएगा, मैं इस कर्व पाथ पे चलूंगा तो एरिया अलग आ जाएगा, एरिया अलग आ जाएगा तो हमें ईएमएफ अलग मिलेगा। तो पाथ डिपेंडेंट होता है ईएमएफ। समझे विशाल? विशाल का क्वेश्चन आया सर ईएमएफ ऑफ स्फीयर इनसाइड इट। बेटा स्फीयर तो 3D ज्योमेट्री हो गई ना, हमें जब भी ईएमएफ पूछा जाएगा तो दो पॉइंट के बीच में पूछा जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कितना ईएमएफ है ना। तो या तो आप पास बताओगे कि पूरे रॉड में कितना ईएमएफ है, 3D ज्योमेट्री में पूछना है थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन गलत है आपका। ठीक है, चलो तो हमने अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड टाइम चेंज हो रही है, उसमें अगर मैं रॉड का ईएमएफ पूछूं कितना ईएमएफ आएगा तो आपको निकालना सीख गए, मैं उसमें ऐसी आर्क जैसी रॉड रख देता तो उसका कितना ईएमएफ आएगा वो निकालना सीख गए। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, और ईएमएफ निकालना सीख गए तो आपको सर्किट बना के दे दिया तो सर्किट भी सॉल्व कर सकते हो। मान लो मैं दिखाता हूँ डायग्राम बना के आपको, ये हमारे पास एक सर्कुलर रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम के साथ बदल गई है, दिस इज अ सर्कुलर रीजन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल गई है, और अंदर मैंने एक सर्किट बना दिया, सपोज ऐसा एक सर्किट दे दिया मैंने आपको, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, और ये बस एक कंडक्टर है, ये सपोज सेंटर ऑफ सर्कल वो था, ठीक है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम के साथ बदल रही है। बी इंक्रीजिंग, तो आप क्या कर सकते हो,
आप ये तीनों ब्रांचेस में कितना कितना ईएमएफ आएगा वो निकालो, और वो ईएमएफ वहां बैटरी जैसा दिखा देना, उसका सर्किट बना के सॉल्व कर देना। अभी जो डायग्राम मैंने बनाया उसके हिसाब से सेंटर से ये जुड़ा हुआ रेडियस जैसा है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी, है ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो इसमें ईएमएफ नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, केवल इसमें आएगा। तो सर्किट में आप ईएमएफ दिखा के फिर आप करंट वरंट निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको कि आपको पूरा सर्किट बना दिया और फिर पूछ ले कि करंट कितना आएगा, ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट कितना आएगा निकालो। तो उसके लिए आप या तो ईएमएफ हर रॉड में अलग अलग निकालो, या एक काम ये कर सकते हो कि पूरे एरिया से कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से पूरे में लूप में ईएमएफ आ गया, तो लूप का ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस करके करंट निकाल दो। क्लियर? चलो, तो ये सर्किट वगैरह टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ बनता है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा आज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग ईएमएफ। इस रॉड को अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इस रॉड में भी ईएमएफ आ सकता है। क्यों आ सकता है उसका रीजन समझा अपन ने बाय इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। Okay, induced electric field can be explained, can used to be explained this kind of EMF generation. तो एक केस होता है जब कंडक्टर मोशन कर रहा होता है, वहां मोशनल ईएमएफ से अपन समझाते हैं कि क्यों आता है ईएमएफ, फिर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रही हो तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम समझाते हैं कि क्यों ईएमएफ आएगा। तो अभी तक अपन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, फैराडेज लॉ, और फैराडे लॉ से क्यों आता है ईएमएफ ये अपन अब समझ चुके हैं। चलिए, इस चैप्टर का एक पोर्शन हो गया अपना। अब अगला पोर्शन है इसमें इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन, इंडक्टर, ये वाली चीज अपन अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज का वैसे भी ऑफिशियल टाइम होने ही आ रहा है, तो ठीक है, अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे सेल्फ इंडक्शन एंड आगे की चीजें। आपका होमवर्क अभी तक जो हो गया है वो तो आपने कर ही लिया है, थोड़ा सा सेल्फ इंडक्शन वगैरह पढ़कर आना, और अगली रेस तो सेल्फ इंडक्शन पर ही है। तो ठीक है, अब उसको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो अब इसमें बचा क्या क्या है देखो, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्टर, इंडक्टर का सर्किट, एलसी ऑसिलेशन, इतनी चीजें बच गई अपनी। तो ये सारी चीजें अपन करते जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन।